बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 14 में लेक्चर नंबर 5 पे मौजूद हैं और इसमें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स होगी, हम इस चीज़ को स्टडी करना चाहेंगे। हम थोड़ा सा अपने इस टॉपिक को समझने के लिए अपने एक लास्ट लेक्चर्स की तरफ जाएंगे जिसमें हमने ये पढ़ा था फोर्स ऑन कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम ज़रा गौर करें तो वो और ये आर्टिकल सेम है, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि फोर्स ऑन कंडक्टर, ये नहीं कहा गया फोर्स ऑन रॉड। इसका मतलब ये है कि वो जो रॉड है उसके ऊपर फोर्स नहीं होती, रॉड के अंदर मौजूद कोई चीज़ है जिसके ऊपर फोर्स होती है। तो पता चला कि अगर सिंपल रॉड लिखा होता तो वो रॉड प्लास्टिक का भी हो सकता था, वो रॉड किसी वुड का भी हो सकता था, लेकिन जब ये कहा गया कि वो एक कंडक्टिंग रॉड है, इसका मतलब उसमें लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो इट मीन्स कि फोर्स ऑन कंडक्टर का मतलब ये है कि फोर्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर हम उसी क्वेश्चन को सामने रखते हुए अगर सारे चार्ज पार्टिकल की फोर्स ऑन कंडक्टर में स्टडी कर चुके हैं तो क्या हम किसी सिंगल चार्ज पार्टिकल को स्टडी नहीं कर सकते? यस। तो उसी को बेस बना के हम आगे चल रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ टॉपिक ने हमें इशारा दे दिया कि फोर्स ऑन कंडक्टर का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। चूँकि कंडक्टर वो होता है जिसकी डेफिनेशन बना दी है विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें चार्ज कैरियर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब कोई इंसुलेटर के ऊपर उसने जिक्र नहीं किया, किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर उसने जिक्र नहीं किया, तो हमें पता चल गया कि बेसिकली वो कंडक्टर के राड के ऊपर फोर्स नहीं होती, बल्कि कंडक्टर के राड्स के अंदर मौजूद जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर फोर्स होती है। सो इसी लिहाज से हम अपने क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक नीचे नॉर्थ दिखा दिया है, ऊपर क्या दिखा दिया गया है, साउथ। नॉर्थ और साउथ की में एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है जो नीचे से ऊपर की तरफ दिखा दी, जिसको हमने मैं रेड कलर की लाइन से क्या कर दिया, दिखा दिया। इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर एक कंडक्टर रखा गया। कंडक्टर एक वायर है, पीस है। इस वायर की लंबाई कितनी है? L है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इससे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं जो इस वक्त परपेंडिकुलर टू फील्ड मौजूद हैं। ये चार्ज पार्टिकल सारे अलॉन्ग लेंथ या इधर मूव करते हैं या इधर मूव करते हैं, यानी लेंथ की समत में चार्ज पार्टिकल दाएं या बाएं क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इट मीन उनकी जो सारी मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर से। थोड़ा सा इसका बायोडाटा लेते हैं कि लेट ए सेगमेंट्स ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A प्लेस परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड के अंदर हमने इसको परपेंडिकुलरली पहले रखा हुआ है। अब आगे देखेंगे कि पैरेलल करने से क्या होता है कि फोर्स ऑन दिस कंडक्टर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ये हमने पूरे कंडक्टिंग की फोर्स का जिक्र किया, चार्ज पार्टिकल का नहीं किया। हम इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा बाई मैग्नीट्यूड। ये हमने पहले आर्टिकल पढ़ लिया है। अब इसमें जो कुछ हमारा डाटा है पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे होता है, बस ये वायर है तो ये जो फ्रंट का इसका एरिया होता है जिसको हम कट कहते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, ए से। फिर लेंथ ऑफ द वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वायर फर्ज कर ज़्यादा लंबी हो और फील्ड के अंदर थोड़ा सा ऐसा आ रहा हो तो हमने वो लेंथ लेनी है जो फील्ड के अंदर है, इसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर्स। ठीक है। इसके बाद N इज़ द नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। फ़र्ज़ करें एक बड़ा सा वॉल्यूम है तो मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि यहाँ से एक छोटा सा वॉल्यूम लेता हूँ, ये इसे पढ़ते हैं यूनिट वॉल्यूम। इस यूनिट वॉल्यूम में फ़र्ज़ करें नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी तादाद क्या है, N है। तो पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, तो ज़ाहिर है पहले हम एक यूनिट वॉल्यूम को लेंगे तो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर या चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर है, N। अब हमें ये देखना है कि इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा। ये तो यूनिट वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम कितना होगा, तो आप एरिया को किससे ज़रब दे देंगे, लेंथ के साथ। तो A ज़रब L, तो A ज़रब L रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ क्या हुआ, वायर। अच्छा, अगर पूरा वॉल्यूम EL के बराबर है और यूनिट वॉल्यूम के अंदर फ़र्ज़ करें N इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, N चार्ज कैरियर हैं, तो टोटल चार्ज कैरियर कितने होंगे, तो हम लिखेंगे NaL टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम AL। यानी टोटल वॉल्यूम में जितने चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं उनकी तादाद क्या है, NaL। अगर एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है तो टोटल चार्ज क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज Q, तो NaL ज़रब Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन द कंडक्टर्स। इसमें जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, V वेलोसिटी से। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करें कितना फासला तय करेंगे, L। किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, V वेलोसिटी के साथ। अब इन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखते ही F इज इक्वल टू IL क्रॉस B।
ये हमने वो फार्मूला जो पहले पढ़ा हुआ है। इससे बेटा अहम पैरामीटर है आप लोगों के पास आई मीन करंट। आई का फार्मूला है करंट का Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम्स। चार्ज कहाँ से लेंगे, ये आपके पास चार्ज मालूम हो चुका है जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से। और हमें क्या चाहिए, टाइम, कौन सा टाइम जिसमें चार्ज पार्टिकल इस एंड से लेके इस एंड तक जाते हैं। हमने अभी पढ़ा कि वेलोसिटी इनकी v है, फासला l है, तो फार्मूला s = vt या l = vt। तो t किसके बराबर होगा, तो बेटा t यहाँ बराबर हो जाएगा l किसके बराबर है, v के। आप देखिए यहाँ से हमें टाइम की कीमत मिल गई और यहाँ से हमें किसकी कीमत मिल गई, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो NALQ/L/V, इसमें से आप l को l से क्या कर देते हैं, कैंसिल, यहाँ बेशक कैंसिल कर रही है। तो ये आंसर क्या रहेगा, NAQV। हमारे पास करंट की कीमत कितनी हासिल होगी, NAQV। अब इस करंट की कीमत को इक्वेशन नंबर 2 से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I इन इक्वेशन नंबर 1, F = NAQV, I की जगह, बाकी L/B। अगर हम ब्रैकेट ना भी लिखें तो लिख सकते हैं NAQV L/B। इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी, 3। अब हमें मज़ीद इसको हल करना है वेक्टर के मुताबिक कि जब चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग द डायरेक्शंस ऑफ लेंथ मूव करते हैं तो इसका मतलब जिधर उसकी लेंथ की डायरेक्शन है वही उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। जब दोनों डायरेक्शन सेम होंगी तो दोनों के यूनिट वेक्टर भी सेम होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा हमने लिख दिया कि L यूनिट वेक्टर = V यूनिट वेक्टर्स। L क्या है, लेंथ की डायरेक्शन के लिए, V किसकी है, वेलोसिटी की। जब कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी उसी सूरत में लेता है जिस सूरत में लेंथ है, तो फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। लिहाजा हम लिख सकते हैं बिकॉज द पार्टिकल मूव अलॉन्ग द लेंथ, चूंकि लेंथ वाइज पार्टिकल जा रहा है तो लेंथ की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम। अगर ऐसा है तो फिर L वेक्टर्स, ये जो ऊपर दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, L वेक्टर्स, ये थोड़ा सर्कल कर देता हूँ, L वेक्टर को स्टडी करें। L वेक्टर = L × L यूनिट लिख सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड सिर्फ यूनिट वेक्टर। अच्छा, L यूनिट किस चीज़ के बराबर होता है, V यूनिट के बराबर। क्या L × V यूनिट लिख सकते हैं, यस। अब L वेक्टर की जगह क्या पुट करेंगे, LV यूनिट वेक्टर्स। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये देखेंगे F = NAQV, ये है L × V यूनिट वेक्टर। मैंने क्या पुट कर दिया, L × V। ये नई कीमत हमने इंट्रोड्यूस कर दी है यार, कहाँ से लिया हम लोगों ने, इस हिसाब से L वेक्टर = क्या हुआ, दिस। अब बेटा इसको ज़रा देखें कि ये V है, ये V है, दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, वेक्टर फॉर्म है, इनटू दिस। तो ये होगा NAQL × V दिस। अब V और V यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, V वेक्टर्स के बराबर है। लिहाजा लिख सकते हैं F = NAQL × दिस, या F टोटल = NAQ = दिस। इक्वेशन नंबर 4 जो है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड बता रही है जो उन सारे चार्ज पार्टिकल पे बल कर रहा है जो कंडक्टर के अंदर मौजूद है। अगर फर्ज करें वो 10,000 हैं तो ये 10,000 के ऊपर टोटल फोर्स है। नाउ FT क्या है, फोर्स ऑन द टोटल पार्टिकल इन द कंडक्टर। कंडक्टर में टोटल पार्टिकल की फोर्स है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो किसी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस टोटल फोर्स के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे। तो ये देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल = टोटल फोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल फोर्स कहाँ से लेंगे, यहाँ से NAQLV/B। और पार्टिकल की तादाद कहाँ से लेंगे, ये शुरू में आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल = किस के बराबर है, NAL के बराबर है। वो NAL की कीमत वहाँ से उठाएं और यहाँ आके पुट कर दें। अब इसमें देखें N को N से कैंसिल कर दें, A को A से कैंसिल करें, L को L से कैंसिल करें, आपका आंसर आ जाएगा F = QV/B। इट इज़ द वैल्यूज ऑफ द फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज पार्टिकल विच इज़ मूविंग अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड मूव करता है तो उसके ऊपर ये होगा। अब याद रखेंगे ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे हो सकती है, यस। अल्फा पार्टिकल पे हो सकती है, यस। प्रोटॉन पे हो सकती है, यस। पॉजिट्रॉन पे हो सकती है, यस। लेकिन क्या न्यूट्रॉन पे हो सकती है, नो। क्या किसी गैमा रेस वगैरह के ऊपर हो सकती है, नो। कि कैसी एक्सरेस के ऊपर हो सकती है, क्योंकि ये सारे अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज लेस पार्टिकल है। तो पहली बात ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर। नंबर 2, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो Q के साथ क्या आ जाएगा, -E। अगर प्रोटॉन के ऊपर है तो Q की जगह क्या आ जाएगा, +E और -E से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। फ़र्ज़ करें अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके यूँ डिफ्लेक्ट कर जाता है तो अगर प्रोटॉन आएगा तो वो अपोजिट डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के फील्ड में दाखिल होकर अपोजिट हो जाएंगे, तो यकीनन एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे चलते हैं जी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आप सारे जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हम ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा में चैप्टर 2 वेक्टर्स के अंदर हम पढ़ते थे, जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, राइट हैंड रूल। ऐसे रोटेट करें तो आउटवर्ड है, ऐसे रोटेट करें तो क्या होगा? इनवर्ड्स। उसी लिहाज से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड रूल्स, इसके मुताबिक हम अपने रोटेट द वेक्टर वी टुवर्ड्स द वेक्टर क्या होगा? बी। हम वी को रोटेट करेंगे किसकी तरफ? बी की तरफ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? वी क्रॉस बी। अगर बी पहले होता तो हम बी से रोटेट करते। कितना रोटेट करेंगे? बाई सम एंगल थीटा, कोई एंगल थीटा लेंगे। वो जो कर्ल होगी फिंगर्स की वो किस समत में होगी? थीटा की समत में। क्लॉकवाइज है या क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और अहम बात कि थंब जो है उसको सीधा रखेंगे, इरेक्ट, उसकी पोजीशन जो होगी वो क्या बताएगी? डायरेक्शन यूँ है या क्या है? यूँ है। इस लिहाज से हम अपने समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम लेते हैं। ये एक नॉर्थ है, बेसिकली जहाँ जरा समझना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये 3 डायमेंशन डायग्राम होती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ की समत में ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ये क्या जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। इस समत में ये क्या आ रही है? वेलोसिटी, यानी चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर हम इसको आम राइट हैंड रूल्स के मुताबिक देखें, जिसको हम पहले पढ़ते हैं कि फिंगर क्या शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। और थंब क्या शो करता है? चार्ज पार्टिकल करंट की डायरेक्शंस को। तो ज़रा इस हवाले से देखें कि चार्ज पार्टिकल अगर नीचे आता है तो हमारे थंब का रुख किधर हो जाएगा? नीचे, और फिंगर का रुख ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो फोर्स किधर बनेगी? हमारी आउटवर्ड्स बनेगी, यानी यहाँ से चार्ज पार्टिकल आके यूँ बाहर की तरफ आएगा। अब इसको दूसरे राह से देखते हैं कि जिससे हम आमतौर पर राइट रूल में पढ़ते हैं, वो ज़रा देखें। ये वी है, ये बी है। आप इसको यूँ रोटेट करें तो डायरेक्शन क्या बनती है? आउटवर्ड। तो क्या दोनों रूल्स एक ही तरफ डायरेक्शन शो करते हैं? यस। तो यूँ चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में दाखिल होगा तो टकरा के सीधा ऐसे बाहर की तरफ आएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ से टकरा के बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। तो एक आउटवर्ड, दूसरा क्या होगा? इनवर्ड्स। ठीक है। अब स्पेशल केसेस पे आते हैं। जब थीटा की कीमत 90 डिग्री होती है इस फार्मूले के मुताबिक, तो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 91, और ये उस वक्त मैक्सिमम फोर्स हमें शो करेगा। जब थीटा की कीमत 0 डिग्री है, इसका मतलब वन चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द फील्ड। थीटा कितना होगा? 0। थीटा 180 है, वन चार्ज पार्टिकल मूव एंटी पैरेलल टू द फील्ड। जब थीटा क्या होगा? 180। तो दोनों सूरतों में फोर्स किसके बराबर होगी? 0 के। इसका मतलब फील्ड भी है, पार्टिकल मूव भी कर रहा है, और उसके ऊपर फोर्स नहीं हो सकती। कब? व्हेन चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द फील्ड और एंटी पैरेलल टू द क्या होगा? फील्ड। नंबर 3 पे आते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में पड़ा हुआ है और रेस्ट की हालत में मूव नहीं कर रहा, फिर भी उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, इसलिए ये मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स होती है, किसी रेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स मौजूद नहीं होती। आगे देखते हैं इसमें कि जब चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर इंटर करते हैं तो उस वक्त में दाखिल होने के बाद उसमें क्या तब्दीली आती है? कंसेप्ट ये है कि उसकी स्पीड नहीं चेंज होती, यानी अगर वो जा रहा है तो जिस स्पीड के साथ जा रहा है वो ही रहती है। क्या चीज़ चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। भाई वेलोसिटी अगर चेंज होती है और स्पीड चेंज नहीं होती तो बंदा आसानी से समझ सकता है कि स्पीड अगर नहीं चेंज हो रही तो इसका मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो चार्ज पार्टिकल जब फील्ड में दाखिल हो तो उसकी मुसलसल डायरेक्शन चेंज होती है, जिससे उसकी वेलोसिटी मुसलसल क्या होती है? तब्दील होती है। अब मुसलसल अगर डायरेक्शन तब्दील होने के अमल को देखें तो उस पार्टिकल में हो सकता है जो पार्टिकल सर्कल में चल रहा होता है। क्या चलता है? सर्कल में। तो क्या इसका मतलब ये लेंगे कि जब फोर्स इसके ऊपर अमल करेगी तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा? यस। ऐसा कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री के ऊपर होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर होगा तो वो कैसे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में। कैसे मूव करेगा? सर्कुलर। लेकिन अगर उसका एंगल 90 डिग्री के अलावा होता है, यानी 0 से ज़्यादा होता है, क्योंकि 0 पे तो फोर्स 0 हो जाती है, और 90 से क्या होता है? लेस, एक सम एंगल होता है अदर देन 0 एंड 90, तो फिर क्या होगा? फिर पार्टिकल फील्ड में दाखिल होगा। दाखिल होने के बाद ऐसे एक दायरा बनाएगा, फिर आस्ते से ये सर्कल कम करते करते ऊपर उठता जाएगा, स्प्रिंग नुमा होता जाएगा, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा बारीक, नीचे से ज़्यादा क्या होगा? चौड़ाई के साथ। इस शक्ल को हीलिक्स कहते हैं, हेलिकल भी कहा जाता है। तो हीलिक्स की फॉर्म बनाएगा। तो जब चार पार्टिकल फील्ड में इस तरीके से दाखिल हो कि उसका एंगल 0 से 90 से कम हो और 0 से क्या हो? ज़्यादा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 45, फिर क्या क्रिएट करेगा? हीलिक्स। और अगर परपेंडिकुलर दाखिल होता है तो फिर वो कौन सी शेप पैदा करेगा? सर्कुलर मोशन पैदा करेगा। तो ये था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा इसके ऊपर आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल के बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।